नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 1 फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 1 की, जो कि है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए समझते हैं कि हॉस्पिटल होता क्या है। मान लिया जाए ये है चिंटू और इनको जाना है हॉस्पिटल। तो ये जाएंगे क्यों हॉस्पिटल? चाहे तो इनको कोई बीमारी हो जाए, यानी कि डिजीज़ हो जाए, चाहे इनका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे तो कोई इंजरी हो जाए। इन्हीं तीन तरीक़ों से, मतलब इन्हीं कारणों से ये हॉस्पिटल जाएंगे। तो हॉस्पिटल में इनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इनका होगा यहाँ पे ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल में इनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, केयर प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस जाते ही चिंटू भाई ठीक हो जाएंगे। तो देखिए चलते हैं हॉस्पिटल होता क्या है। तो हॉस्पिटल वही है डिफिनेशन में उसका कि हॉस्पिटल जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है या फिर केयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हॉस्पिटल बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ इंस्टीट्यूशन, या जहाँ पे सर्जन, फिजिशियन और टेक्निकल स्टाफ होते हैं। बाकी बात करें डिफिनेशन ऑफ WHO, हॉस्पिटल का डिफिनेशन WHO के अनुसार क्या है? तो एक इंटीग्रल पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रोवाइड करता है क्या? मल्टीपल पॉपुलेशन का कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा? आउट पेशेंट के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है और घर जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है वर्कर्स को। जैसा कि हम जानते हैं हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर नर्सिंग केयर, कोई भी बीमारी होने पे लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स का। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? पहले तो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है, दूसरा प्रिवेंटिव सर्विस, यानी कि केयर क्योर, मतलब कि कोई भी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमन राइट्स को, यानी कि क्लाइंट जो मतलब पेशेंट आएंगे उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग प्रोफेशनल को, जो ट्रेनिंग है या फिर जो इंटर्नशिप करने हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्पिटल में। प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन, जो कि इन सर्विस, मतलब कंटिन्यू एजुकेशन जो होता है, जैसे कि इंटर्नशिप हो गया, डिसिप्लिन के साथ प्रोफेशनल टेक्निकल पर्सनल के द्वारा इन्हें एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सिलेबस में डिफिनेशन हो गया, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के हॉस्पिटल की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ केयर। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल बेसिस के अनुसार है सर्जरी, मेडिसिन, मैटरनिटी। नॉन क्लिनिकल के अनुसार है अपना गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल। जैसा कि जानते हैं कि सरकारी होता है हॉस्पिटल और प्राइवेट होता है। नॉन गवर्नमेंटल को प्राइवेट भी हम बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लार्ज होता है, मीडियम होता है, स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। फिर अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केयर बाय मेडिसिन सिस्टम, यानी कि आपने सुना ही होगा कि एलोपैथी हॉस्पिटल भी होता है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी होता है, यूनानी हॉस्पिटल भी होता है, होम्योपैथी हॉस्पिटल भी होता है और वेटरनरी हॉस्पिटल भी होता है। तो अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी हॉस्पिटल होता क्या है। प्राइमरी हॉस्पिटल मतलब कि जो प्लेस है जहाँ पे पेशेंट कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद, मान लिया जाए ये है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए ये है अपना चिंटू, इसका हो गया भाई साहब एक्सीडेंट। चिंटू का हो गया एक्सीडेंट, कहाँ जाएगा ये? जो आसपास हॉस्पिटल होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाएगा, प्राइमरी हॉस्पिटल के पास जाएगा जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हो जाए। थोड़ा सा मान लिया जाए कि इसका ब्लीडिंग हो रहा है या फिर फ्रैक्चर हो गया हो हाथ पैर, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा प्राइमरी हॉस्पिटल में। प्राइमरी हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्राइमरी हॉस्पिटल में फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे मतलब पेशेंट जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। प्राइमरी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है बेसिक हेल्थ केयर, यानी कि जैसे कि फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया
और जितनी भी छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे कि इंजरी हो गया, हाथ पाँव फूल गया, पेन हो रहा है बॉडी में, तो प्राइमरी हॉस्पिटल में इसके लिए हम जाते हैं। तो प्राइमरी हॉस्पिटल में बेसिकली प्राइमरी हॉस्पिटल में मतलब 100 से कम बेड होते हैं, और जैसा कि एग्जांपल है अपना PHC स्मॉल क्लिनिक। अब बात करेंगे सेकेंडरी हॉस्पिटल की। तो सेकेंडरी हॉस्पिटल में क्या है, सेकेंडरी हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं भाई, जब प्राइमरी हॉस्पिटल से काम नहीं चलता है तो सेकेंडरी में जाते हैं। मान लिया जाए कि इस चिंटू को थोड़ा ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो गया, सीवियर, तो ये जाएगा अपना सेकेंडरी हॉस्पिटल में। ये जाएंगे भाई, चिंटू भाई कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी हॉस्पिटल में। सेकेंडरी हॉस्पिटल में इनका पहले डायग्नोसिस होगा, फिर डायग्नोसिस के बाद इनका फिर ट्रीटमेंट होगा, और मतलब टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा इनको टेस्ट लिखा जाएगा डॉक्टर के द्वारा कि ये करवा लीजिए, जिसके कारण स्पष्ट हो जाएगा कि मतलब कि क्या इनको बीमारी है या फिर क्या है। तो पेशेंट यहाँ जाते हैं प्राइमरी से, मतलब प्राइमरी में जो काम नहीं हो सकता है प्राइमरी हॉस्पिटल में, सेकेंडरी में वो काम किया जाता है, और प्रोवाइड करते हैं यहाँ स्पेशलिस्ट, यानी कि सर्जरी करवाना हो या फिर कोई मेडिसिन या फिर चिल्ड्रेन या फिर ह्यूमन हेल्थ, ऐसे कोई सीवियर बीमारी हो तो सेकेंडरी हॉस्पिटल में जाएंगे। सेकेंडरी हॉस्पिटल 100 से ज़्यादा और 500 से कम बेड मतलब कि कंटेन करते हैं, और एग्जांपल हो जाएगा इसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तीसरा है अपना टर्शरी हॉस्पिटल। टर्शरी हॉस्पिटल क्या है, हाईएस्ट लेवल का। मान लिया जैसे सेकेंडरी हॉस्पिटल में भी काम नहीं हुआ, ज़्यादा क्रोनिक है, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम टर्शरी हॉस्पिटल में जाते हैं। प्रोवाइड करते हैं सुपर स्पेशलिस्ट, जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर भी अपना टर्शरी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, और जो मेजर सर्जरी है, माइनर सर्जरी तो सेकेंडरी में हो जाएगा, लेकिन जो मेजर सर्जरी है वो टर्शरी हॉस्पिटल में ही हमें देखने को मिलता है। तो इट कंटेन मोर देन 500 बेड, मतलब कि 500 से ज़्यादा बेड इसमें देखने को हमें मिलता है, और इसमें एडवांस मशीन होती हैं, और ICU होता है, और टीचिंग एंड रिसर्च भी। जो टर्शरी हॉस्पिटल है उसमें रिसर्च और टीचिंग हॉस्पिटल भी होता है वो, जैसे कि एग्जांपल में एम्स देख लीजिए, एम्स टीचिंग हॉस्पिटल है और वहाँ पर रिसर्च भी होते रहता है। अब हम बात करेंगे ऑन द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेसिस। तो क्लिनिकल में क्या है, जनरल और स्पेशलाइज्ड। जनरल में क्या है, मेडिसिन, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का हॉस्पिटल हो गया, इंटरनल मेडिसिन का हो गया, बच्चों का हो गया, या फिर मेंटल पेशेंट के लिए हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि जो एड्स हो गया, ये सब डिजीज़ के लिए हम मेडिसिन हॉस्पिटल में जाते हैं। सर्जरी हॉस्पिटल, जैसे कि ऑर्थोपेडिक, आई का ऑपरेशन करवाना हो, गाइनोकोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कोई रिलेटेड इशू हो तो यहाँ जाएंगे सर्जरी के लिए। ऑप्थेल्मिक, ऑर्थोपेडिक यानी कि बोन्स के लिए, ऑप्थेल्मिक यानी कि आँखों के लिए। तो हम बात करेंगे नॉन क्लिनिकल की। नॉन क्लिनिकल गवर्नमेंटल होता है, नॉन गवर्नमेंटल जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट में भी 3 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और अदर। जैसे कि सेंट्रल के अंदर आ जाएगा एम्स, स्टेट गवर्नमेंट के आ जाएगा सिविल हॉस्पिटल, अदर्स में आ जाएगा जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, और नॉन गवर्नमेंटल में आ जाता है प्राइवेट और कम्युनिटी। प्राइवेट और कम्युनिटी आ जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल जानते ही आप, कम्युनिटी हॉस्पिटल जानते ही आप, जो हमारे एरिया के आसपास होता है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हॉस्पिटल के साइज़ के बेसिस पे लार्ज हॉस्पिटल होता है अपना, मीडियम हॉस्पिटल होता है, लार्ज हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल और स्मॉल हॉस्पिटल। तो जैसा कि लार्ज हॉस्पिटल समझ सकते हैं नाम से ही, जहाँ पे ज़्यादा बेड्स हो गए वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट केयर प्रोवाइड किया जाएगा, एडवांस मशीन होगा वहाँ पे। हम बात करेंगे जैसे कि एग्जांपल में अपोलो, एम्स। हम बात करेंगे मीडियम हॉस्पिटल, जो कि मीडियम होता है, जो कि जिसमें 500 से 1000 तक बेड होंगे। स्पेशलिस्ट केयर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसको बोल सकते हैं। मीडियम हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल जो कि बेड में इसमें कम होता है, बेडों की संख्या 100 के आसपास होती हैं, प्रोवाइड करते हैं बेसिक से क्रोनिक हेल्थ केयर। ज़्यादा क्रोनिक हो तो हम सेकेंडरी की तरफ या टर्शरी की तरफ या लार्ज हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, लेकिन बेसिक जो हेल्थ केयर है वो स्मॉल हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है।
सिंपल लैब टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया है वो स्मॉल हॉस्पिटल में हो जाता है। इसका एग्जांपल है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल की। तो ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल कैसा होता है, पहले उसका कोई कॉर्पोरेशन रहेगा, फिर वो कोई ट्रस्ट रहेगा उनका, फिर डायरेक्टर रहेगा, ऐसे ही मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन रहता है उनका बनावट ढांचा। हॉस्पिटल मेनली फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ केयर, जैसा कि हम जानते हैं कि हॉस्पिटल हेल्थ केयर के लिए पर्पस के लिए बनाया जाता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल सर्विस विच नीड सपोर्टिव सर्विस, फार्मेसी, नर्सिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, फार्मेसी होगा, नर्सिंग होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होगा और ऑफिस होगा। हॉस्पिटल शुड कीप मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, यानी कि हॉस्पिटल मेंटेन, ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है उसका मेंटेन करना, उसके सेफ्टी को ध्यान में रखना। गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ऑल मेजर पॉलिसी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि जितना भी पॉलिसीज़ है, प्लान्स है, प्रोग्राम है हॉस्पिटल को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले कॉर्पोरेशन बनेगा, कॉर्पोरेशन के अंदर आएगा बोर्ड या फिर ट्रस्टीज, फिर आएंगे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के अंदर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, पर्सनल, चीफ ऑफ सर्विस, असिस्टेंट डायरेक्टर। टाइपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, तो सबसे पहले क्या आते हैं भाई, गवर्नमेंट बॉडी ऑफ बोर्ड ट्रस्टी, यानी कि पहले ट्रस्टीज आएंगे, फिर कमिटीज़ में एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, फाइनेंस हो जाएंगे, डेवलपमेंट वाला हो जाएंगे, पब्लिक रिलेशन, यानी कि जो फाइनेंस का काम देखेंगे, डेवलपमेंट का काम देखेंगे, पब्लिक रिलेशन देखेंगे, यानी कि कस्टमर से कैसे डील करना है। फिर आता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, क्लिनिकल सर्विस देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए कोई पेशेंट आया तो किन के पास जाएगा, पहले रिसेप्शन के पास जाएगा, वहाँ पे बातचीत करेगा, फिर वहाँ से उनको भेजा जाएगा जहाँ पे उनको जाना होगा। एम्बुलेंट्री सर्विस, यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास व्यवस्था होना चाहिए एम्बुलेंस का भी। फिर नर्सिंग सर्विस और फार्मेसी सर्विस, बेसिकली इन्हीं चीज़ों से हॉस्पिटल बना होता है, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल का यही है। अब हम बात करेंगे मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व इन हॉस्पिटल, मतलब कि कौन कौन से स्टाफ है जो कि हॉस्पिटल में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेडिकल स्टाफ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्यों भाई, मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करने के लिए केयर, प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए। और मेडिकल स्टाफ होते कौन है, जो कि लाइसेंस्ड हो, प्रैक्टिशनर हो, यानी कि फुली लाइसेंस हो, जो कि ऑथराइज पर्सन होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मेडिकल स्टाफ कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हॉनररी हो गया, कंसिस्टेंटिंग मेडिकल स्टाफ, एक्टिव मेडिकल स्टाफ, एसोसिएट मेडिकल स्टाफ, क्वार्टरली मेडिकल स्टाफ, रेसिडेंट मेडिकल स्टाफ। हॉनररी मेडिकल स्टाफ कौन होते हैं भाई, हॉनररी वो होते हैं जो कि रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, इसीलिए हॉस्पिटल उनको रखता है, उनके एक्सपीरियंस के कारण, उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए वो एक्सपीरियंस होते हैं, इसीलिए उनको रखा जाता है। कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ क्यों रखा जाता है भाई इनको, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट होते हैं, वेरियस मतलब कि मान लीजिए अलग अलग बीमारी है, उनका स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ बोलते हैं, जो कि पास्ट मतलब कि जो कि बोर्ड मेंबर के मेंबर रहते हैं, बोर्ड मेंबर जो रहते हैं पहले पास्ट में, उनको कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ बोलते हैं। एक्टिव मेडिकल स्टाफ, हम जैसा कि नाम से ही पता है, जो कि एक्टिव रहे, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हॉस्पिटल में उनको बोलते हैं एक्टिव हॉस्पिटल स्टाफ। एसोसिएट, यानी कि जो एसोसिएट मेडिकल स्टाफ उनको बोलते हैं जो कि जूनियर रहते हैं या फिर लेस एक्सपीरियंस मेंबर रहते हैं। कोर्टेसी मेडिकल स्टाफ, यानी कि ऐसे मेडिकल स्टाफ जो कि बस अपना प्राइवेट पेशेंट देखते हैं। मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पे, ये है चिंटू, ये गए हॉस्पिटल में और इनके लिए एक स्पेशल डॉक्टर बैठते हैं हॉस्पिटल में कि हमको इन्हीं डॉक्टर के पास दिखाना है। तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे चिंटू, इन्हीं डॉक्टर के पास, ये पर्टिकुलर डॉक्टर इसमें बैठेंगे, उन्हीं के पास जाएंगे ये, और उन्हीं के द्वारा इनका
ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उनको बोलते हैं ये कर्टसी मेडिकल स्टाफ। मतलब कि बाकी अदर पेशेंट को मतलब डील नहीं करेंगे, ये उनके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो अपना प्राइवेट पेशेंट देखते हैं। रेसिडेंट मेडिकल स्टाफ, ऐसे मेडिकल स्टाफ जो कि वहीं पे रहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के अंदर ही रहते हैं वो मेडिकल स्टाफ। हॉस्पिटल के अंदर ही रहेंगे जो मेडिकल स्टाफ, उनको बोला जाता है क्या? रेसिडेंट। रेसिडेंट से समझते हैं कि जो मतलब कैंपस के अंदर ही रहे, उनको बोला जाता है ये रेसिडेंट। अब बात करते हैं सपोर्टिंग सर्विस ऑफ हॉस्पिटल। तो एनेस्थेसिया सर्विस, जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए मेजर सर्जरी हो रहा है, तो सर्जरी हो रहा है तो उनको एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्वालिफाइड नर्स या फिर कोई फिजिशियन होने चाहिए हॉस्पिटल में। ब्लड बैंक, जैसा कि हम जानते हैं कि हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होना ही चाहिए। कोई अर्जेंट पेशेंट है, उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो ब्लड बैंक आवश्यक है होना हॉस्पिटल में। बात करेंगे सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई, यानी कि कोई भी मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज़ होने के बाद, जैसे कि नीडल है, सिरिंज है या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए। डाइटरी सर्विस, यानी कि हॉस्पिटल है, ये अपना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक डाइटरी सर्विस होना चाहिए जो कि पेशेंट को प्रोवाइड करे डाइट के बारे में, डाइट प्लान, पेशेंट को डाइट के बारे में बताया जाए। तो इसीलिए इनको बोलते हैं डाइटरी सर्विस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइटरी हिस्ट्रीज के लिए, पेशेंट के लिए, कि मतलब उनको कौन सा फूड से एलर्जी है या फिर उनको कौन सा चीज़ नहीं लेना है, कौन सा चीज़ डॉक्टर ने मतलब मना किया उनको खाने के लिए, तो डाइटरी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। बात करेंगे नर्सिंग सर्विस, जैसा कि जानते हैं कि नर्सिंग सर्विस इम्पॉर्टेंट है ही पेशेंट केयर के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए या फिर इमोशनल सपोर्ट के लिए। मेडिकल रिकॉर्ड सर्विस, जानते ही हैं कि कोई भी पेशेंट आएगा तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि उसका हिस्ट्री क्या रहा है, कौन सा इलाज करवाने आया था या फिर कुछ अपना मतलब क्या उन सेंसिटिविटी है या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट। पैथोलॉजी सर्विस, हम जानते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट आया तो उसका डायग्नोसिस पैथोलॉजी के द्वारा ही होगा। डायग्नोसिस के बाद जो डॉक्टर लिखेंगे तो उनको इलाज करवाना पड़ेगा, मतलब कि करवाना पड़ेगा जांच पैथोलॉजी के द्वारा। मान लिया जाए रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी में मान लिया जाए डॉक्टर ने लिख दिया एक्सरे, हड्डी से रिलेटेड या फिर कोई पेन से रिलेटेड इशू है तो रेडियोलॉजी, एक्सरे वगैरह। हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ। तो फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करेंगे प्रोफेशनल केयर इंजर्ड पेशेंट के लिए, फिर पार्टिसिपेट करेंगे एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ हॉस्पिटल में, फिर क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे प्रोफेशनल वर्क को कि जो हमारा काम चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं। एडवाइस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्निंग बॉडी को पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। मेंटेन करेंगे अपना एफिकेसी कि हमारा काम जो है वो सही से चल रहा है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।